आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान। ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। हम इसको फिगर के थ्रू समझाएंगे। पहले आप लोग थ्योरी समझ लो कि गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से व्यक्त करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो इसको P से व्यक्त करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो उस गोले का केंद्र जिसका कि यह एक भाग होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका कि यह एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो उस गोले की त्रिज्या जिसका कि यह एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि यह एक भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं या दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला आता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है। फिर से समझ लो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे ही कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है। अब फिगर के थ्रू दिखा देते हैं कि आपका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कौन सा है। ये देख लो, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का चित्र है और ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस का चित्र है। अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा, इसी से डिफिनेशन हम निकाल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरणें, लेकिन ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी को ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इस फिगर को दिमाग में बैठा लो और इसी से डिफिनेशन बनाते हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, तो मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसी घटना को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी के बारे में समझ लेते हैं। फोकस दूरी क्या है, तो देखो फोकस दूरी का डिफिनेशन क्या होता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी का डिफिनेशन होता है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी के लिए फार्मूला आता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखो, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस तल क्या होता है, तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही हम लोग फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही फोकस तल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लो। पहले स्थिति में आप वस्तु की स्थिति रख लेते हैं, दूसरे में प्रतिबिंब की स्थिति रख लेते हैं और तीसरे में प्रतिबिंब की प्रकृति।
पहला पॉइंट आता है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। फिर से, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। लेकिन जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। जब तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और बराबर बनता है, वास्तविक, उल्टा और बराबर बनता है। चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। पांचवा कंडीशन कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। छठवां कंडीशन और लास्ट कंडीशन कि जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं, जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे, ध्रुव के बीच में बनता है, आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो ये सारे 6 कंडीशन भी आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का जो 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन याद हो जाएगा। समझ लो, ये आपका फोकस दूरी, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे हम वक्रता केंद्र रख लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर हम अनंत को दर्शा देते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट था कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो एकदम लास्ट में चले हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, कैसा बनता है, छोटा बनता है। और इसमें वास्तविक और उल्टा सीधा जोड़ लेना, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। दूसरा कंडीशन क्या था कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार बात कर लेते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। और छठवां कंडीशन, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।